नमस्कार। आइए बजट 2026 और 27 को इतनी आसान भाषा में समझते हैं कि इस बजट में आपको क्या कुछ पता होना चाहिए, क्या कुछ सरकार ने बताया है। इस क्लास को पूरा देखते ही आपको सब समझ में आ जाएगा। तो 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यह बजट पेश किया गया। ये वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 के लिए है। खास बात यह है कि यह बजट कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है, इसीलिए 3 कर्तव्यों से जो है ये प्रेरित है। इसकी जो मुख्य थीम रखी है वो है विकसित भारत, यानी कि सरकार का लक्ष्य है 2047 तक, जब हमें हमारी आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, एक विकसित भारत यानी कि एक डेवलप्ड कंट्री बन जाना है। इस बजट का जो स्लोगन रखा गया है वो है महत्वाकांक्षा और समावेश का संतुलन, यानी कि बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन। ये जो बजट है वो मुख्य रूप से युवा शक्ति पर आधारित है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी के साथ विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में युवाओं ने अपने कुछ विचार रखे थे। उन विचारों को इस बजट में एज अ इंस्पिरेशन लिया गया है। सरकार का संकल्प है गरीबों, वंचितों और पिछड़े वर्गों पर ध्यान दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, सरकार कौन से 3 कर्तव्यों की यहाँ पे बात कर रही है। सरकार कहती है कि भाई हम 3 चीजों पर ध्यान देंगे जो हमारे 3 कर्तव्य हैं। पहला, आर्थिक विकास, यानी कि अर्थव्यवस्था की गति को तेज रखना है, बनाए रखना है। दूसरा, क्षमता निर्माण, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना है और लोगों की क्षमता यानी कि कैपेसिटी को बढ़ाना है। तीसरा कर्तव्य, सबका साथ सबका विकास, यानी कि हर परिवार को, हर क्षेत्र को अवसरों का बराबर लाभ मिले। यहाँ पे जो सरकार है उसने कहा है रिफॉर्म एक्सप्रेस, ये हमारा मंत्रा होने वाला है। यानी कि सरकार कह रही है एक्शन ओवर एम्बिवलेंस, दुविधा की जगह काम करेंगे। रिफॉर्म ओवर रिटोरिक, यानी कि बातों की जगह सुधार करेंगे। एंड पीपल ओवर पॉपुलिज्म, यानी कि लोक लुभावन वादों की जगह लोगों की भलाई पर ध्यान दिया जाएगा। इस बजट में सरकार ने 350 से ज्यादा सुधार लागू किए हैं, जिसमें जीएसटी का सरलीकरण, लेबर कोड और इनकम टैक्स जो कि 1961 के एक्ट को बदल देगा, इसके बारे में बताया। आइए एक बार आंकड़ों पे बात कर लेते हैं। तो जो आपका कुल बजट था वो था 53.47 लाख करोड़ का। सिंपल भाषा में सरकार पूरे साल में इतना पैसा खर्च करेगी। इसमें से जो 12.2 लाख करोड़ है वो सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है, यानी कि पैसा सड़क, पुल, मशीनरी आदि बनाने पे खर्च होगा, जिससे देश की संपत्ति बढ़ती है। राजकोषीय घाटे के बारे में बताया गया है कि जीडीपी का 4.3 है। राजकोषीय घाटे का मतलब होता है कि सरकार अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रही है और इसीलिए इतना पैसा सरकार को उधार लेना पड़ रहा है। विकास दर यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट, ये 7% पर रहने का अनुमान लगाया गया है और सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश पे जितना भी कर्जा है वो हमारे जीडीपी का केवल 50% तक लाया जाए, यानी कि अभी हमारे देश की जीडीपी पर आधे से ज्यादा कर्जा है। अब यहाँ पे बहुत जरूरी है कि जो सरकार के पास पैसा आ रहा है और जो सरकार साल भर में पैसा खर्च करती है, ये कहां से आता है और कहां जाता है। तो ये बहुत जरूर है, समझना चाहिए आपको कि सरकार की कमाई कहां से हो रही है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो सरकार है उसके पास सबसे ज्यादा पैसा उधारी से आ रहा है। जी हाँ, देखिए बात करते हैं रुपया कहां से आता है। 24% जो सरकार खर्च करती है सबसे ज्यादा वो सरकार के पास जो उधारी है और जो अन्य देनदारियां हैं वहां से आती है। मतलब सरकार अपना खर्चा पूरा करने के लिए उधार काफी लेती है। इसके बाद सरकार की आमदनी होती है इनकम टैक्स से, यानी कि आप और मेरे जैसे लोग जो नौकरी करते हैं और सरकार को आयकर देते हैं, लोगों की कमाई पर लगने वाला टैक्स, ये सरकार की इनकम है। और इसके बाद निगम कर यानी कि कॉर्पोरेशन टैक्स, बड़ी बड़ी कंपनियों के मुनाफे पे लगने वाला टैक्स। और यहाँ पर आप देखेंगे आम आदमी बड़ी कंपनियों के मुकाबले ज्यादा टैक्स दे रहा है। इसके अलावा जीएसटी और जो अदर टैक्स हैं वो लगभग 15% है। इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी कि यूनियन एक्साइज ड्यूटी भी होती है, पेट्रोल, डीजल आदि पर जो आपका उत्पादन पर टैक्स लगता है। सीमा शुल्क भी है, विदेशों से सामान मंगवाने पर जो टैक्स लगता है, राइट। तो उन सब से जो है सरकार की कमाई यहाँ पर होती है। इसके अलावा सरकार जैसे सरकारी कंपनियों के शेयर बेच देती है या कोई पुराना कर्ज वापस करते हैं, तो उससे भी सरकार की कमाई होती है। अब जितना भी ये पैसा सरकार कमा रही है उसको खर्च कहाँ कर रही है। तो देखिए सबसे ज्यादा तो सरकार राज्यों को उनका हिस्सा देने में सबसे ज्यादा खर्च करती है। केंद्र सरकार जो भी टैक्स वसूलता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है राज्य सरकारों में बांट दिया जाता है।
इसके बाद क्योंकि आप अपना खर्चा उधार लेके पूरा कर रहे हो, तो आप दूसरा सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हो ब्याज भुगतान पर। यानी कि गवर्नमेंट का 20% तो केवल ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। इसके अलावा जो अलग अलग प्रकार की योजनाएं आपको देखने के लिए मिलती है, 17% सेंट्रल सेक्टर स्कीम पर खर्च होता है। ये वो योजनाएं हैं जिन पर 100 पैसा जो है 100% पैसा केंद्र सरकार देती है, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि। रक्षा पर सरकार 11% खर्च करती है, सेना और देश की सुरक्षा पर। और जो आपकी केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती है, यानी कि जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर खर्च करते हैं, वहां पर लगभग 8% खर्च होता है। ये वो योजनाएं हैं जैसे पीएम आवास योजना, नरेगा। इसके अलावा वित्त आयोग वगैरह पे 60% खर्च होता है। बाकी छोटे बड़े खर्चे और 7% है। सरकार सब्सिडी पर अपने बजट का 6% खर्च करती है, यानी कि फूड, राशन, फर्टिलाइजर, खाद और पेट्रोलियम पर दी जाने वाली छूट। इसके अलावा सरकार के बजट का 2% सरकारी कर्मचारियों की और सेना की पेंशन पे खर्च हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमारी जो सबसे ज्यादा कमाई हो रही है वो हो रही है इस टाइम पर उधारी से, राइट। लेकिन टैक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा कमाई इनकम टैक्स से है, और सबसे ज्यादा खर्च अगर हम करें तो राज्यों को जो बंटवारा होता है और उसके बाद ब्याज चुकाने में सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है। सब्सिडी पे भी अच्छा खासा खर्च यहाँ पे हुआ है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो देखिए, यहाँ पर अगर हम उद्योग और विनिर्माण की बात करें तो सरकार ने बायो फार्मा शक्ति के बारे में बताया है, यानी कि बायोलॉजिकल दवाओं में देश को एक लीडर बनाना है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड 5 साल के लिए सरकार ने दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 ये सरकार लेकर आ रही है, और इसमें आप देखोगे 40,000 करोड़ का एक फंड बनाया जाएगा। इसके अलावा 3 जो है यहाँ पर केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसमें रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे, और साथ ही मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना करने की बात यहाँ पर सरकार कर रही है। इतना ही नहीं, सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट नए वाले के बारे में बताया है कि 61 वाले को हटाकर नया इनकम टैक्स 2025 लागू होगा, और ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम आगे बात करते हैं तो एमएसएमई यानी कि आपके माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि जो छोटे लघु आपके मध्यम उद्यम होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार कह रही है एकदम एसएमई ग्रोथ फंड बनाएंगे 10,000 करोड़ रुपए का। आत्मनिर्भर भारत फंड भी बनाया जाएगा, ये पहले से था, इसमें 2,000 करोड़ का टॉप अप सरकार करने की बात कर रही है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उनको कह दिया गया है कि जब भी आप एमएसएमई को पैसे का भुगतान करोगे तो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा ही करोगे। और इसके अलावा सरकार कह रही है हम कॉर्पोरेट मित्र बनाएंगे जो एमएसएमईज को बिजनेस सिखाएंगे, और जो आपका टियर 2 और 3 शहर है वहां पे टैक्स और कानून में मदद करने के लिए एमएसएमईज को काफी ज्यादा हेल्प की जाएगी। इसके बाद बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो काफी कुछ सरकार इसमें अनाउंसमेंट कर रही है। जैसे यहाँ पे हाई स्पीड रेल 7 ग्रोथ कनेक्टर्स की बात की है, मुंबई पुणे, पुणे हंसराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी। एक नया फ्रेट कॉरिडोर की भी घोषणा की गई है दानकुनी से सूरत के लिए। साथ ही जल मार्ग यानी कि जो नदियां हैं, नदियों में जो है बेसिकली रास्ते बना देने हैं, नदियों से आप जो है एक तरीके से ट्रैवल करेंगे। इसके लिए देखिए यहाँ पर 20 नए नेशनल वाटरवेज सरकार बनाएगी अगले 5 सालों में। और इसके अलावा सी प्लेन के लिए भी एक वायबिलिटी गैप फंडिंग की योजना सरकार लेकर आई है। मतलब आने वाले टाइम में सरकार चाहती है इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स, इन सब पर अच्छा खासा खर्चा हो, क्योंकि इससे व्यापार बढ़ता है। व्यापार बढ़ने से जो है उद्यम ज्यादा लोगों को हायर करते हैं और फिर इससे रोजगार बढ़ता है। तो सरकार पे जो एक आरोप लग रहा था कि आपका जीडीपी में तो ग्रोथ दिखाई देता है लेकिन लोगों को इतना रोजगार क्यों नहीं मिलता भैया, क्यों आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेस ग्रोथ रेट है, कहीं ना कहीं पे सरकार उसी के लिए काम यहाँ पे कर रही है। एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं, तो सरकार कह रही है भैया एग्रीकल्चर को भी डिजिटल बनाएंगे, और एक एआई टूल लाया गया है कृषि के लिए, भारत विस्तार। इससे जो किसान हैं उनको अलग अलग भाषाओं में जो है यहाँ पर बहुत कुछ जानकारी दी जाएगी। बागवानी, हॉर्टिकल्चर पे सरकार का काफी ध्यान गया है। काजू और आपका कोको, इसके लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में अखरोट, बादाम और जो पाइन नट्स है इसकी खेती का विकास किया जाएगा। मतलब
एग्रीकल्चर में उन फसलों पे ध्यान दिया जा रहा है जिनकी मांग ना सिर्फ भारत में है बल्कि विदेशों में भी है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके। साथ ही यहाँ पर आप देखोगे मत्स्य पालन में भी भारतीय जहाजों द्वारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पकड़ी गई मछलियों पर जीरो ड्यूटी लगा दी गई है। इसके अलावा 500 जलाशयों का विकास करने की बात यहाँ पे सरकार कर रही है। और जो सहकारी समितियां होती हैं, ये काम की बात है, कॉपरेटिव्स यानी कि जो आय है उस पर टैक्स में छूट दी गई है। सेवा क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर शिक्षा से रोजगार के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया जाएगा। देखिए हमारे देश में कहा जाता है कि जो शिक्षा है उसका कंपनी से, फैक्ट्री से, उद्योगों से कोई लेना देना नहीं है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको लेकर जॉब में डिमांड ही नहीं है। तो सरकार कह रही है कि शिक्षा से नौकरी तक का सफर कैसे तय हो, इसके लिए एक समिति यहाँ पर बनाएंगे। एक डिजिटल ज्ञान ग्रिड बनाया जाएगा, तो जितने भी हमारे यहाँ पे पर्यटन स्थल है, राइट, उनका डेटा यहाँ पे बनाया जाएगा ताकि लोगों को हमारे देश के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले, पर्यटन को बढ़ावा मिले और विदेशों के लोग भी घूमने आए। तो अगर आप जो पर्यटन स्थल है उनको लेके व्लॉग्स वगैरह बनाते हो तो आने वाले समय में आपके लिए जॉब हो सकती है। साथ ही शहरी विकास की बात कर लेते हैं। बच्चे सिटी इकोनॉमिक रीजन्स बनाए जाएंगे, शहरों को आर्थिक हब बना रही है सरकार। और सरकार कह रही है भैया एक रीजन पे 5,000 करोड़ रुपया हम यहाँ पे खर्च करने वाले हैं। टीयर 2 और टीयर 3 यानी कि जो छोटे शहर होते हैं, टाउन और कस्बे वाली जो बातें हैं, वहां पे मंदिर वाले शहर बनाए जाएंगे ताकि पर्यटन को यहाँ पर बढ़ावा मिले। साथ ही सरकार कह रही है कि जो ग्लोबल बिग कैट समिट है उसका जो सम्मेलन है वो हम इस बार भारत में करवाएंगे। तो ये भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक पहचान को यहाँ पे बढ़ाने वाला है। बात कर लेते हैं ऊर्जा सुरक्षा की। तो सरकार कह रही है कि आने वाले 5 सालों में 20,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज तकनीक पर। यानी कि उद्योगों से या फिर वाहनों से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और जिसकी वजह से ये जो क्लाइमेट चेंज की दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर उस कार्बन को कैप्चर करने वाली टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। परमाणु ऊर्जा को लेकर भी सरकार ने कहा है कि जो मशीन है उन पे इंपोर्ट ड्यूटी छूट जो हम दे रहे थे वो 2035 तक बढ़ा दी गई है। यानी कि सरकार चाहती है कि न्यूक्लियर ऊर्जा को लेकर ज्यादा से ज्यादा काम हो। साथ ही जो आपके महत्वपूर्ण खनिज होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स, इनकी प्रोसेसिंग मशीनरी के आयात पर छूट दी गई है। 25 खनिजों पे से ड्यूटी पूरी तरीके से हटा दी गई है और बायोगैस ब्लेंडेड सीएनजी पर एक्सरसाइज में छूट दी गई है। तो मतलब हरित ऊर्जा को लेकर सरकार का काफी फोकस यहाँ पे दिखाई देता है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार की बात करते हैं। सरकार कह रही है कि एक हाई लेवल की कमेटी बनाएंगे ताकि जो बैंक हैं उनको विकसित भारत के लिए तैयार किया जा सके। अभी जो हमारे बैंक हैं वो भारत के ग्रोथ को उतना नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो इस पर सरकार का ध्यान दिया गया है। बॉन्ड मार्केट में सरकार न्यायपालिका बॉन्ड्स पे बात कर रही है कि अगर 10,000 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड किसी नगर पालिका के द्वारा जारी किए जाते हैं तो 100 करोड़ का इंसेंटिव सरकार अपनी तरफ से देगी। मतलब सरकार चाहती है कि नगर पालिकाएं ये रोना खत्म कर दें कि भाई हम पे पैसे नहीं है, हम शहर में किस तरह स्थिति सुधारे। सरकार कह रही है भैया बॉन्ड निकालो, पैसा उधार लो और विकास करो, हम हेल्प करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। इसके अलावा बच्चे जो पर्सन यानी कि वो लोग जो आपके विदेशों में रह रहे हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट की सीमा थी वो पहले 5% थी, राइट है, इसको बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। यानी कि विदेशों में रहने वाले रेसिडेंट जो हैं वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर सकते हैं। और जो पावर सेक्टर है इसमें भी पुनर्गठन की बातें सरकार ने की है। अब जरा आम आदमी के लिए बातें कर लेते हैं। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 ये आपका लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। 1961 का पुराना कानून सरकार ने रद्द कर दिया है। क्या क्या राहत आपको मिली है? देखिए अगर आप विदेश में टूर कोई बुक करते हैं, कोई टूर पैकेज आपने लिया है, तो सरकार ने उस पर आपको छूट दे दी है। ये सीधे 20% से कम करके सरकार ने 2% कर दिया है। इसके अलावा एजुकेशन या मेडिकल के लिए भी विदेशों में जो टीसीएस था उस पर सरकार ने छूट देती है, 5% से सीधे 2% कर दिया है। अगर आप मोटर एक्सीडेंट क्लेम करते हो तो सरकार यहाँ पे आपके ब्याज पे कोई टैक्स नहीं लेगी। और ब्लैक मनी विदेशों में अगर आपकी संपत्ति है तो 6 महीने के लिए वन टाइम विंडो आपको दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा शेयर बाजार की। तो देखिए शेयर बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जो शेयर बाजार में फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेकर व्यापार होता था उस पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स ये सरकार ने बढ़ा दिया है। और साथ ही शेयर होल्डर्स के हाथ में अब कैपिटल गेन्स जो है सरकार ने यहाँ पे थमाने की बात कर ली है।
लेकिन जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं भैया, इनको सरकार की तरफ से फायदा मिल रहा है। जो इनके ऊपर मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स लगता था पहले 15%, इसको घटाकर 14% कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी मिट को सरकार कह रही है कि इट्स अ फाइनल टैक्स, यही अब जो भी है, राइट। साथ ही विदेशी क्रूज शिप कंपनियां जो हैं उनके लिए भी आसान टैक्स के जो नियम है सरकार के द्वारा लाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। देखिए, कैंसर की दवाएं सस्ती हो गई हैं, मोबाइल और चार्जर इन सब पे ड्यूटी घट गई तो ये सस्ते हो जाएंगे। सौर ऊर्जा से रिलेटेड जो मेटर्स हैं, मटेरियल्स हैं, उन पे भी छूट यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा तंबाकू जो है महंगा हो गया भैया, जो भी तंबाकू चबाते हैं अब उनको 6% ज्यादा जो है उसकी कीमत अदा यहाँ पे करनी पड़ेगी। साथ ही सरकार ने ये भी बताया है कि कुछ हम कस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम लेकर आ रहे हैं, यानी कि कस्टम्स में रिफॉर्म करेंगे और आने वाले 2 सालों में यहाँ पे लागू हो जाएगा। तो भैया एक बार बजट की हाइलाइट्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला 3 कर्तव्य है, ग्रोथ, कैपेसिटी, इंक्लूजन। फिस्कल डेफिसिट है जीडीपी का 4.3%। नया लॉ आया है इनकम टैक्स एक्ट 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। जो आपका टूर पर और एजुकेशन पर टीसीएस था वो कम करके 2% कर दिया गया है। बायोफार्मा शक्ति के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हाई स्पीड रेल के लिए 7 कॉरिडोर बन रहे हैं। साथ ही जो फ्यूचरल ऑप्शंस पर, राइट, आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस टैक्स होता था एसटीटी, इसको बढ़ा दिया गया है। कार्बन कैप्चर के लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सिटी इकोनॉमिक रीजंस बनाए जाएंगे और तंबाकू पर ड्यूटी को बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। ये था आपके पूरे बजट का निचोड़। इससे बाहर कुछ भी आपके पेपर में नहीं आएगा। अब आप हमारे अगर पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो चिंता मत कीजिए। आपको लग रहा होगा मैम मेरा एग्जाम कौन सा है, आप पता नहीं कौन से एग्जाम की बात कर रही हो। 300 से ज्यादा एग्जाम की बात कर रही हूं मैं, इन्हीं में से कोई पेपर दे रहे होंगे। इन 300 से ज्यादा एग्जाम के लिए आप केवल हमारा एक सुपर पास लाइव 429 रुपए में 3 महीने के लिए खरीद लीजिए। जितने भी 300 पेपर हैं सबकी क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज आपको वहां पर मिल जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है, आप एक बार ट्राई करके देखना चाहते हैं तो और भी बढ़िया बात है, ट्राई कर लीजिए। 1 रुपए में आपको 24 घंटे के लिए एक्सेस मिल जाएगा। 24 घंटे में खूब क्लासेस देखिए। अच्छा लगता है तो 429 रुपए कट जाएंगे, नहीं अच्छा लगता तो ऑटो पे बंद कर दीजिएगा। मैम कहाँ से ज्वाइन करें? तो बच्चे आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, सुपर पास लाइव लिखा होगा, बस वहीं पे क्लिक करना है आपको। वहां पर अप्लाई कूपन का ऑप्शन भी आपको आएगा, तो पीसी लाइव, PCLIV, ये कूपन कोड आपको वहां पे इस्तेमाल करना है। अब आप पेपर के लिए चाहेंगे कि नोट्स को रिवाइज भी कर लें, क्योंकि बजट में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं नोट्स से आएगा। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक है प्राची मैम का टेलीग्राम ग्रुप, उसको भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर ये पूरा क्लास आपको पसंद आया है तो इसको कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ, घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि भाई देश का बजट, आम आदमी का बजट, हमारा बजट हमारे घर को, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी पॉकेट को और हमारे पेपर को हर तरीके से प्रभावित करता है। नमस्कार, मैं हूं प्राची, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।